Good evening, good afternoon. Yes. स्टार्ट करें। बिल्कुल होगा रिवीजन। हाँ, लास्ट लेक्चर बेटा। नई एप्लीकेशन है टेक्निक। शुरू करें। देखो नेक्स्ट है बायो पेटेंट। स्टार्ट करते हैं। बायो पेटेंट, बायो पायरेसी, ये 2 पॉइंट, और फिर बायो रेमिडिएशन। तो सबसे पहले बायो पेटेंट की बात कर लें। बायो पेटेंट क्या है कि जैसे अगर मान लो किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, तो उसके डिस्कवरी का कमर्शियल यूज बिना उसके परमिशन के ना होने पर, ये बायो पेटेंट है। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया, a patent is a right granted by government to an inventor to prevent other from commercial use of his invention। उसके इन्वेंशन का कमर्शियल यूज ना होने पर, जैसे किसी साइंटिस्ट ने किसी को डिस्कवर किया, कोई भी, जैसे सपोज इंसुलिन की हम बात करें या किसी और चीज की बात करें, तो उसके इन्वेंशन का कमर्शियल यूज बिना उसके परमिशन के आप नहीं कर सकते। बिल्कुल कॉपीराइट ही है, ये बायो पेटेंट है। ठीक है। और अगर बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के आप यूज करते हो तो ये चोरी है, इसको बायो पायरेसी बोलेंगे, जो आगे हमें सुनने को मिलेगा। तो एक तरह से कॉपीराइट, बिल्कुल सही। इट्स लॉ एंड रूल्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज। आप बायो रिसोर्सेज का अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल हो सकती है, जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो ये है बायो पेटेंट। सिंपल सा जो देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, वो इसका डिफिनीशन है कि a patent is a right granted by government to an inventor to prevent others from commercial use of inventions को क्या बोलेंगे, तो बायो पेटेंट। जो डिफिनीशन है उससे एक क्वेश्चन। बायो पायरेसी, इसकी बात कर लें तो कुछ एग्जांपल भी है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफिनीशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर है, बायो पायरेसी is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organization without proper authorization from the country and people concerned without compensatory payment। जैसे कई बार क्या होता है कि फॉरेन कंट्री में होता है कि अगर आपकी किसी एक्टिविटी से वहां का इन्वायरमेंट अफेक्टेड होता है, तो वहां पर पर्टिकुलर कॉस्ट है कि ये आपको पे करना पड़ेगा जितना आपने डैमेज किया है, ताकि उसको फिर से नॉर्मल करने में हम उस मनी को यूज कर सकें। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के अगर हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो ये चोरी है। इसको हम बोलेंगे बायो पायरेसी। इसको बोलेंगे हम बायो पायरेसी, राइट। जैसे अमेरिका ने क्या किया था, हमारे यहाँ की बासमती राइस को उसने पेटेंट करा लिया था। क्या करा लिया था? पेटेंट करा लिया था। जैसे याद होगा सीडी पायरेसी, चोरी एक तरह से, डुप्लीकेट, कुछ इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, तो वो पॉइंट आपके सामने। बायो पायरेसी या बासमती राइस एक तरह से चोरी ही थी, क्योंकि बासमती राइस हम काफी समय से ग्रो करा रहे हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। 2 लाख वेराइटीज इसकी यहाँ पर प्रेजेंट है। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। अब ये एनसीईआरटी का डाटा हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कितने जो डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है बासमती राइस की वो ग्रो कराते हैं, तो 27 याद रखना होगा। In 1997, an American company got patent right on a new basmati rice through the US Patent and Trademark Office। इसने क्या क्या पेटेंट कर लिया। तो पेटेंट में बाकी में है तो होता क्या, कुछ नया होगा ना, आप उसी को बोलोगे ये मैंने बनाया।
तो अमेरिका ने क्या किया, अपने यहाँ की डॉर वैरायटी से क्रॉस कराया बासमती राइस का और बोला कि नई वैरायटी का फॉर्मेशन हमने कर लिया है। This new variety of basmati had actually been derived from Indian basmati, was crossed with semi-dor variety. अपने यहाँ की semi-dor variety और इंडियन बासमती राइस के बीच क्रॉस कराया और जो नई वैरायटी बनी उसको पेटेंट करा लिया, बोला कि हमने नई वैरायटी का फॉर्मेशन किया है। और यही बात वो नीम और हल्दी के साथ भी करना चाहता है। Similarly, several attempts have also been made to patent of turmeric and neem. अब आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ कई सारे ऐसे मसाले हैं जो काफी समय से यूज कर रहे हैं, बट पहले हमें पता नहीं था कुछ बायो पेटेंट जैसी चीज भी होती है, आज हमें पता है। तो आज हम अवेयर हैं कि अगर हम या देखते होंगे कि कोई भी साइंटिस्ट कुछ नया बनाता है तो सबसे पहले वो पेटेंट कराता है, कॉपीराइट, ताकि उसके बिना परमिशन को इसको यूज ना कर पाए। तो आजकल पेटेंट पे भी आप देखो तो कैरियर है, इसमें भी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, एक तरह से लॉ ही है, उसके थ्रू आप किसी नई चीज को पेटेंट करा पाते हैं। हाउ टू कंट्रोल बायोपायरेसी, इसके लिए द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट, दूसरा संशोधन बिल पास किया है ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल that takes such issues into consideration, including patent term, emergency provisions, and research and development initiatives. सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से ये बायोपायरेसी से कि अगर बिना प्रॉपर अथराइजेशन के हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बायोपायरेसी, ठीक है। अमेरिका ने किस वैरायटी का बायोपायरेसी किया था? बासमती राइस का, ठीक है। इंडिया में कितनी वैरायटी बासमती राइस की ग्रो होती है? 27, बिल्कुल सही। इंडियन पार्लियामेंट में बायोपायरेसी के रिगार्डिंग कौन सा अमेंडमेंट बिल पास हुआ है? सेकंड। ये क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा, बस ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और स्पेशल पॉइंट में एक टॉपिक है बायो रेमेडिएशन। कितने लोग हैं जो इस टर्म के बारे में जानते हैं? बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन जानते हो आप लोग? ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं यस और कुछ लोग बोल रहे हैं नो, ठीक है। आप ये बताओ, हम जब इकोलॉजी की शुरुआत हो ही गई आपके बैच में और आप वाटर पोल्यूशन के बारे में भी जानते हैं, है ना? हाँ, सुपर बग याद है, आनंद मोहन चक्रवर्ती, वो सुपर बग वाली कहानी, बिल्कुल सीडोमोनास प्यूरिडा, याद है आप लोगों को? बस उसी की बात हो रही है बायो रेमेडिएशन की, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिक फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ सकता है। ये बायो रेमेडिएशन है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? सीडोमोनास प्यूरिडा, जिसका फॉर्मेशन आनंद मोहन चक्रवर्ती ने किया था। क्या हमने कहीं पर आनंद मोहन चक्रवर्ती की बात की थी? अभी बात कर रहा हूं आपसे, आनंद मोहन चक्रवर्ती सुपर बग सुना है? कब पढ़ा था हम लोगों ने? मैंने आपको ये सुपर बग वाली बात कब की? 11th में, डाइवर्सिटी में, ठीक है। कुछ लोगों ने 11th में पढ़ा है, ठीक है। आ जाते हैं पॉइंट पे, क्या है डिस्कस करते हैं। बायो रेमेडिएशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट employs the use of living organisms like microbes and bacteria in the removal of pollutant and toxic from soil, water and other environments. यानी माइक्रोब्स को यूज करके हम डिफरेंट पॉल्यूटेंट को रिमूव करने की बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। स्यूडोमोनास प्यूरिडा सुपर बग या ऑयल ईटिंग बग की बात कर रहे हैं। दिस बैक्टीरिया would be clean the oil या ऑयल स्पिल्स या ऑयल ईटिंग बग के नाम से भी इसको जानते हैं। This bacteria have been engineered by Dr. Anand Mohan Chakravarti. He transferred 4 type of gene या plasmid in this bacteria. These are octane, xylene, camphor और naphthalene। इसको इस तरह से लिखा गया है, ये octane, xylene, यहाँ पर ये बात हो रही, ये octane, xylene, camphor और naphthalene।
तो बेसिकली होता क्या है इसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप जब इकोलॉजी में वाटर पोल्यूशन पढ़ते हो, ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन में आपने एक टर्म सुना होगा बीओडी, या हो सकता है पहले भी आपने सुना होगा, अभी शायद वाटर पोल्यूशन तक आप नहीं पहुंच पाए इकोलॉजी में। तो मान लो वाटर पोल्यूशन की बात करूं, एक वाटर लॉगिंग एरिया है, वहां पर डिफरेंट पॉल्यूटेंट, ये बोलूं कि डोमेस्टिक सीवेज उसमें डिस्चार्ज आपका बिल्कुल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उस पॉन्ड में जो डिफरेंट माइक्रोब्स होता है उसका काम क्या है, जो डोमेस्टिक सीवेज से आपने डिफरेंट पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज किया उस पॉन्ड में या वाटर लॉगिंग एरिया जो भी है, उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व ऑक्सीजन को, जो उस वाटर में डिजॉल्व है उसको यूज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं बॉड। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो ऑक्सीजन यूज करके उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको हम बोलते हैं बॉड। ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने क्या देखा कि डिफरेंट ऑयल इंडस्ट्री से निकलने वाला जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट है, ऑयल इंडस्ट्री से निकलने वाला जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट है, वो जब वाटर के थ्रू, आपको पता है जो डिफरेंट फैक्ट्रीज के आउटलेट होते हैं वो डिफरेंट रिवर्स में आते हैं, तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनमें प्रेजेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग ऑर्गेनिक फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। तो इसका मतलब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होगी, ये खासियत होगी कि वो उन डिफरेंट ऑर्गेनिक फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। कोई ऑक्टेन को तोड़ रहा था, कोई जाइलिन को तोड़ रहा था, कोई कैम्फर को, कोई नैप्थेलिन को तोड़ रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि स्यूडोमोनास प्यूटिडा लिया और अलग अलग माइक्रोब्स की जो कैपेसिटी थी, जो उसके लिए उसके अंदर जो जीन रिस्पॉन्सिबल था, उनको निकाला और एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया, जिसको आपने बोला ये है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, राइट। अब इसमें ये सारे के सारे जीन इन्होंने एक ही में ट्रांसफर कर दिया। अब ये ऑक्टेन, ये जाइलिन, कैम्फर, नैप्थेलिन, इन सभी पॉल्यूटेंट को अकेले ये स्यूडोमोनास तोड़ सकता है, डिग्रेड कर सकता है। इसीलिए हमने क्या बोला उसको सुपर बग या ऑयल ईटिंग बग। जो डिफरेंट उसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट थे उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अकेले ये एलिजिबल था, या ये बोलूं कि कैपेबल था, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, जिसको मैंने बोला सुपर बग। ये है जिसका फॉर्मेशन आनंद मोहन चक्रवर्ती ने किया था। तो डिफरेंट पॉल्यूटेंट को तोड़ने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बातें हम करते हैं बायो रेमेडिएशन में। आनंद मोहन चक्रवर्ती ने सुपर बग का फॉर्मेशन किया, तो आपसे पूछा जाएगा सुपर बग के फॉर्मेशन के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने यूज किया, तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा। किसने बनाया था सुपर बग, तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। डिफरेंट पॉल्यूटेंट जिसको ये तोड़ता है वो क्या है, चांसेस कम है, बट अगर पूछा जाए तो जाइलिन, ऑक्टेन, कैम्फर और नैप्थेलिन। इसी को आपने बोला ऑक्टेन, जाइलिन, कैम्फर और नैप्थेलिन, इन सभी के जीन को एक ही में ट्रांसफर कर दिया स्यूडोमोनास में, और ये कैपेबल है इन डिफरेंट पॉल्यूटेंट को तोड़ने के लिए। ये है बायो रेमेडिएशन। समझ में आ गई बात। तो देखो बायो पेटेंट, ठीक है, कोई बनाया आपने कोई चीज, उसको आपने कॉपीराइट कर लिया, पेटेंट कर लिया, आपके परमिशन के बिना उसका कोई यूज नहीं कर सकता, और आपसे बिना पूछे अगर यूज किया जा रहा है तो बायो पायरेसी, चोरी हो गई है। ठीक है, और डिफरेंट पॉल्यूटेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके अगर हम तोड़ने की बात करें तो बायो रेमेडिएशन है। ठीक है, और इसमें स्यूडोमोनास प्यूटिडा याद रखना, सुपर बग या ऑयल ईटिंग बग, जो ऑक्टेन, जाइलिन, कैम्फर और नैप्थेलिन को तोड़ सकता है, और इसका फॉर्मेशन किसने किया था, आनंद मोहन चक्रवर्ती। जीईएसी का पूरा नाम जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, राइट। इथिकल इश्यूज में पढ़ा था हमने, जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ओके, तो लो भाई आपका बायोटेक खत्म, और अगर बायोटेक खत्म हो गया दैट मीन्स मॉड्यूल नंबर 2 कंप्लीट, और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। ठीक, और आपको बता दूं कि 12th में
12th क्या 11th 12th दोनों मिला दिया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 2 और इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। इकोलॉजी एक चल रही है आपकी और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो प्लीज इसको फोकस करना। कभी भी याद करने वाला टॉपिक कोई भी हो उससे आपको भागना नहीं है। उस टॉपिक की खासियत ये होती है कि भले ही याद करने में प्रॉब्लम हो लेकिन याद हो जाए तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करना अपने लिए काफी आसान हो जाता है, राइट। तो शायद मैंने कुछ बोला था पूछने के लिए भी। मॉलिक्यूलर बेसिस है ना, तैयार हैं? ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और मैक्सिमम लोगों ने बोला कि यस सर तैयार है, तो आइए उसकी बात कर लें। ठीक है ना, मुझे नहीं पता टेस्ट में क्या आ रहा है, बस मैं रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब आपको देना है। जब हमने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपको याद होगा डीएनए की कहानी शुरू की थी। डीएनए, थैंक यू बेटा। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको जो समझाने वाला टॉपिक था वो समझ में आ जाए और जो याद करने वाला टॉपिक था वो याद हो जाए। ठीक है, बेसिकली है क्या कि आपको पता है जेनेटिक्स एक समझने वाला टॉपिक है और कोशिश थी कि एक तो ऑनलाइन क्लासेस, तो कोशिश की कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए। और कभी भी कोई टॉपिक आपको टफ लगे ना, किसी भी टॉपिक में बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि अपने टॉपिक की बात करूँ, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जो आपने समझा है उसके बिहाफ पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मतलब वो हमारा फोबिया है कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मतलब वो सब कुछ ठीक है ना। कई बार हम सोचते हैं जैसे कुछ टॉपिक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हर टॉपिक में, जैसे जेनेटिक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, जीन रेगुलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्ट, हमें लगता है कि ये टफ है और वो वजह इसलिए है क्यों टफ लगने लगता है। अगर वाकई में उसके एक एक पॉइंट को एलिब्रेट किया जाए ना, एक्सप्लेन किया जाए तो सब समझ में आ जाएगा। तो मुद्दा ये कि हमारा जो सिलेबस है उस तरह से डिजाइन किया गया कि हमें उस उतने में ही रह के वो सारी बातें करनी पड़ती हैं, है ना। ओके, कुछ लोग बायोमोलिक्यूल को लेकर के बोल रहे हैं, कोई देखिए बायोमोलिक्यूल आपने जो 11th में पढ़ा था बेटा, आपको पता है, कोई जरूरत नहीं उतना आपको याद रखने की जो आपको अभी बताया जा रहा है। नियर अबाउट अगर मॉड्यूल की बात करो तो मुश्किल से 10 पेज के अंदर बायोमोलिक्यूल खत्म हो गया, आपको सिर्फ उतने पे ही फोकस करना है, बाकी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना सिलेबस एनसीईआरटी है, उसको एलोबरेट करने के लिए मॉड्यूल की बात की जा रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉड्यूल की बात करें, अदरवाइज आपका सिलेबस एनसीईआरटी ही है, तो आप कंफ्यूज ना हो, उसको आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो पॉइंट पर आते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जीन रेगुलेशन, ये सब बातें हम कर रहे थे। अब एक एक करके वो डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। हाँ, म्यूटेशन भी सब पूछूंगा, है ना। चलिए पॉइंट पे आते हैं। आप बताओ प्रोकैरियोटिक में कितने डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है? प्रोकैरियोटिक में टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप बताओ कौन सा ऐसा डीएनए पॉलीमरेज था जो दोनों डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाता है? फर्स्ट, बिल्कुल सही, सही जवाब फर्स्ट था। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या मेन एंजाइम था डीएनए रेप्लिकेशन का? जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन की बात की थी तो बताओ डीएनए को खोलता कौन था, अनवाइंड कौन करता था? हेलिकेज। अनवाइंड के दौरान हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने की बात करें कौन? हेलिकेज। सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स कौन करता था? टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज। रेप्लिकेशन फॉर्क को मेंटेन कौन रखा? एसएसबी प्रोटीन, बिल्कुल सही। ठीक है, प्राइमर को हटाएगा कौन? फर्स्ट, जहां पर प्राइमर हटा वहां पर डीएनए बनाएगा कौन? फर्स्ट, गैप डेवलप कौन करेगा? गैप को फिल कौन करेगा?
गैप डेवलप करने का मतलब है आरएनए प्राइमर हटाना, और गैप फिल करने का मतलब वहां पर डीएनए बनाना, राइट। और उन फ्रेगमेंट्स को जो छोटे छोटे बने, जिसको ओकाजाकी आपने बोला था, उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? लाइगेज, लाइगेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगर मैं मेसेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो याद होगा प्रूफ किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तो नॉर्मली उन्होंने N15 लिया और फिर ट्रांसफर किया N14 मीडियम में, राइट। और आपने देखा होगा इसका अपोजिट भी क्वेश्चन पूछा गया है, हमें सब कुछ पता है। आप बताओ थर्ड डिवीजन के बाद नंबर ऑफ डीएनए कितना था? थर्ड डिवीजन के बाद नंबर ऑफ डीएनए 8, ठीक है। उस 8 में से जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसके हिसाब से बताओ, उस 8 में से इंटरमीडिएट का नंबर कितना था? इंटरमीडिएट का नंबर 2, इंटरमीडिएट हमेशा 2 ही होगा। और 6 कौन से थे? लाइट डीएनए, 6 लाइट डीएनए। अगर मैं आपसे फोर्थ डिवीजन के बाद पूछूं तो, फोर्थ के बाद पूछूं तो इंटरमीडिएट 2, 16 में से 14 लाइट और 0 हैवी, हैवी 0 थे, सही है ना। अब आपने मॉड्यूल के डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो देखा होगा आपने कि अगर इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा है तो भी कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसका उल्टा पूछा जाएगा, एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर दीजिए, तो आपको पता लाइट और हैवी के नंबर को चेंज करना है, इंटरमीडिएट तो वही रहे। क्या इस तरह की बात हो चुकी है? यूकैरियोटिक में किसने प्रूव किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन, या क्रोमोसोम लेवल पे किसने प्रूव किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है? टेलर ने। किस पे वर्क किया था इन्होंने? वीसिया फाबा, है ना, प्लांट था वीसिया फाबा, इस पे इन्होंने वर्क किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने, जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये स्ट्रक्चर बताओ, ये स्ट्रक्चर किसका है? यूरेसिल, बिल्कुल सही। और यहां पर ये स्ट्रक्चर आ जाए तो थाइमीन। सबसे इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 मिथाइल यूरेसिल, क्या वो थाइमीन है? क्या वो थाइमीन है? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछा गया कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पर ए ए ए है, डीएनए के एक स्ट्रैंड पर ए है, तो बताओ टीआरएनए पर क्या होगा? टीआरएनए पर क्या होगा? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जवाब आ रहा है, कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। पहली बात कि क्या टीआरएनए पर टी होगा क्या? आरएनए में थाइमीन होता है क्या? तो कुछ लोग तो ऐसे ही गलत हो गए, थाइमीन तो होगा नहीं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ठीक है, रुकिएगा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो ए डीएनए पे स्ट्रैंड में मैंने नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस बोला है, बताओ इसको कोडिंग मान लो कि टेम्पलेट मान लो? टेम्पलेट। मैंने बोला था ना, कुछ भी नहीं दिया है तो टेम्पलेट कंसीडर करेंगे, राइट। अगर मैं डायरेक्शन लिखता तो लिख देता 3' to 5'। बोलो भाई। अब इस टेम्पलेट डीएनए से हमने बनाया एमआरएनए, चलो एमआरएनए बना लेते हैं। एमआरएनए का डायरेक्शन बताओ, 5' to 3' होगा, तो लिख भी दिया 5' to 3'। बताओ क्या हो जाएगा? ये ए है तो यू यू यू, ये एमआरएनए हो गया। अब अगर मैं टीआरएनए पर जाऊं तो आपको पता है ये 5' इधर 3' होगा, राइट। बताओ यू की जगह क्या होगा? ए ए ए, यही तो होगा। तो यही तो बताया गया था आपसे कि जो टेम्पलेट पर सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस टीआरएनए पर होगा। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर सीक्वेंस होता है ना, वही सीक्वेंस टीआरएनए पर होता है। और जो कोडिंग पर था वही सीक्वेंस एमआरएनए पर होता है। जो कोडिंग पर वही सीक्वेंस एमआरएनए पर। हाँ, डिफरेंस क्या होगा कि डीएनए में थाइमीन है, वहां पर यूरेसिल होगा। डीएनए में थाइमीन है तो आरएनए में यूरेसिल होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम टेम्पलेट फिर एमआरएनए फिर टीआरएनए निकाल लें, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए शॉर्टकट में हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब अगर मैंने आपसे बोला कि बताओ
डीएनए का एक स्ट्रैंड है, डायरेक्शन में लिख दिया ये 5' to 3' ये लिख रहा हूं, और ए बताओ ये कोडिंग है कि टेम्पलेट है? तो आपको डायरेक्शन देख के समझ में आ रहा है कि 5' to 3' बोल दिया मतलब बोलना चाह रहा है कोडिंग। अब कोई ये बोले कि सर ये कैसे डिसाइड करेंगे, प्रमोटर टर्मिनेटर बदलेगा तो कोडिंग और टेम्पलेटेशन भी बदल जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में वो नहीं दिया जाता है, वो आपको ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से प्रमोटर और टर्मिनेटर ऐसे मिलता ही नहीं आपको, तो नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक, 5' to 3' है तो कोडिंग, 3' to 5' है तो टेम्पलेट, कुछ भी नहीं बोला है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, तो टेम्पलेट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आप बताओ अगर 5' to 3' डीएनए में ए प्रेजेंट है तो बताओ एमआरएनए पर सीक्वेंस क्या होगा? बिल्कुल ए ही होगा। तो टीआरएनए पर, अरे जो कोडिंग होगा वही तो आएगा एमआरएनए पर, अभी भी गलती हो रही है, जो कोडिंग में सीक्वेंस तो वही एमआरएनए पर आता है। आपको पता है अगर इस कोडिंग का टेम्पलेट स्ट्रिंग निकालोगे तो क्या होगा? टी 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 होगा क्या? बोलो, अब इससे बनाओ आप एमआरएनए तो क्या होगा? ए यही तो आएगा, और फिर टीआरएनए बना लो तो यू 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 आ जाएगा। क्या अभी भी किसी कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एक ही आरएनए पॉलीमरेज कराता है? और यूकैरियोटिक में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज। क्या आप बता सकते हो कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किस आरएनए का फॉर्मेशन करता है? फर्स्ट क्या बनाएगा? आरआरएनए, एक्सेप्ट 5s आरआरएनए। ठीक है, सेकंड एमआरएनए एचएनआरएनए, है ना, बिल्कुल सही। और थर्ड बनाएगा टीआरएनए एसएनआरएनए और 5s आरआरएनए। आप बताओ स्प्लाइसिंग में कौन सा आरएनए इन्वॉल्व होता है? एसएनआरएनए। क्या एचएनआरएनए का एमआरएनए में कन्वर्जन स्प्लाइसिंग है? क्या यूकैरियोटिक में पहले ट्रांसक्रिप्शन में बनता है एचएनआरएनए फिर बनता है एमआरएनए? क्या यूकैरियोटिक में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है? क्या यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ नहीं होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में दोनों साथ साथ होते हैं? स्प्लिट जीन इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोट्स। अगर हमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एमआरएनए को डिफरेंशिएट करना हो तो बताओ साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस अगर 5' की तरफ मिलता है तो वो एमआरएनए किसका है? प्रोकैरियोटिक का कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल सही। और अगर 7 mg की कैपिंग 5' की तरफ और 3' की तरफ पॉलीएडेनिल की टेलिंग मिलती है तो यूकैरियोटिक एमआरएनए, राइट? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, स्मॉलेस्ट आरएनए टीआरएनए, सोल्यूबल आरएनए टीआरएनए, एडॉप्टर आरएनए टीआरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमीनो एसिड को कैरी करता है टीआरएनए, क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या वो एमआरएनए पर जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट था, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं, और टीआरएनए पर इसके लिए एंटी कोडॉन होता है, टीआरएनए के लिए इसके लिए एंटी कोडॉन होता है। जो डिफरेंट लूप बनते थे, वो जो डिफरेंट लूप बनते थे, क्या उसमें नॉर्मल बेस के साथ साथ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट होता है? ठीक है। मोर स्टेबल आरएनए आरआरएनए, आरआरएनए कौन सा आरएनए है जो स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक दोनों रोल प्ले करता है? आरआरएनए।
जब पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा आरआरएनए प्रेजेंट था? 23S आरआरएनए। इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक 28S आरआरएनए। 70S राइबोसोम में कौन कौन सा आरआरएनए प्रेजेंट होता है? 70S टाइप में, 70S में कौन सा आरआरएनए प्रेजेंट होता है? आरआरएनए 23S, 23S, 16S, 5S, राइट, बिल्कुल सही। और यूकैरियोटिक में जो आरआरएनए था 28S और 18S, 5S, 5.8S, सही है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए बेटा आरएनए, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बेटा डीएनए। म्यूटेशन की रेट फास्ट किसमें है? आरएनए में। और स्लो किसमें? डीएनए में। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर एडेनिन 10% है तो ग्वानिन का परसेंटेज 40, बिल्कुल सही। जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, तो 10% एडेनिन तो थायमिन भी 10%, बचा 80%, 40% ग्वानिन, 40% साइटोसिन। क्या इस तरह की बात हो चुकी है? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर थायमिन 20% है तो एडेनिन 20% होगा। एडेनिन 20% ही होगा ना, 20 कितना हो जाएगा? 40%, बचा कितना? 60%, उसमें से 30% ग्वानिन और 30% साइटोसिन हो जाएगा। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 10,000 बेस पेयर प्रेजेंट है, 10,000 बेस पेयर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बताओ? 20,000। 10,000 बेस पेयर है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 20,000 होगा, यानी n की वैल्यू 20,000। और अगर n की वैल्यू 20,000 होगा तो आपको पता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नंबर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नंबर n-2, बिल्कुल सही। और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का नंबर, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का नंबर 2, राइट। क्योंकि जब डीएनए के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता तो बी डीएनए को ध्यान में रख करके, बी डीएनए को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आपको पता है। n-2 था फॉस्फोडाइएस्टर और ये 2 क्या था? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का नंबर, ये फार्मूला था। ये बात हो चुकी है। सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट किसने दिया था? क्रिक ने, बिल्कुल सही। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। क्या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को क्या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोल दें? और जब डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो किस एंजाइम के प्रेजेंस में? डीएनए पॉलीमरेज को क्या बोल सकते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं, ठीक है। क्या 64 कोडॉन में से 64 कोडॉन में से 61 सेंस कोडॉन था और 3 नॉन सेंस कोडॉन थे? वो नॉन सेंस कोडॉन कौन कौन से थे? यूएए, यूएजी, यूजीए, ऑक्री, अंबर, ओपल, राइट। 61 सेंस कोडॉन कितने अमाइनो एसिड को कोड करते हैं? 61 सेंस कोडॉन कितने अमाइनो एसिड को कोड करते हैं? 20, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि यू 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 किसको कोड करता है? यू 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 फिनाइलिन, सी सी सी, सी सी सी, प्रोलीन, प्रोलीन पानी, सी सी सी, प्रोलीन, ए ए ए लाइसिन, बिल्कुल सही, लाइसिन, लाइसिन, जी 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 ग्लाइसिन, जी 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 ग्लाइसिन,
याद होगा, इसको भी याद कराया था आपने, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हमें याद रखना होगा। इनिशिएशन कोडॉन AUG, जो किसको कोड करता है प्रोकैरियोटिक में एन फॉर्मिल मिथ्योनिन, प्रोकैरियोटिक में एन फॉर्मिल मिथ्योनिन, यूकैरियोटिक में मिथ्योनिन। और अगर AUG नहीं है तो इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम करेगा GUG, और उस दौरान वो कोड करता है किसको, मिथ्योनिन को। अदरवाइज अगर ये इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम नहीं करेगा तो वैलिन को कोड करेगा। ठीक है। एक mRNA में 15 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, 15 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, 15 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, और वो ओवरलैपिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बताओ नंबर ऑफ कोडॉन 13, बिल्कुल सही। फॉर्मूला क्या लगाया आपने, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस -2, बिल्कुल सही। और अगर ये ओवरलैपिंग कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो कोडॉन कितना होता, 5 हो जाता, बिल्कुल सही। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान पहला टीआरएनए किस साइड पर आता है, फर्स्ट टीआरएनए किस साइड पर आता है, पी साइड पर, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट उसके बाद जितने भी आएंगे वो ए साइड पर, प्रमोटर नहीं, पेप्टाइडिल साइड थी। ठीक है। इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो जो पी साइड पर उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप या अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जो पी पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो ए पर है वो उसका अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, राइट। क्या नॉनसेंस कोडॉन के लिए भी कोई टीआरएनए होता है क्या, नो। क्या इनिशिएशन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पेशल टाइप का टीआरएनए होता है, यस, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं, आप बताओ जीन रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो जीन रेगुलेशन में लैक ओपेरॉन क्या एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन था, क्या यूजुअली वो स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, क्या वहां पर रेगुलेटर जीन एक्टिव रिप्रेसर बनाता है, क्या लैक ओपेरॉन का रियल इंड्यूसर एलोलैक्टोज था, क्या इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन थे, सीक्वेंस बताओ, ZYA, जेड क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई क्या बनाएगा, परमीज, ए क्या बनाएगा, ट्रांसएस्टिलेज। लैक्टोज को अंदर लेके कौन आएगा, या बीटा गैलेक्टोसाइड, या लैक्टोज को अंदर लेके कौन आएगा, परमीज। उसको तोड़ेगा कौन, क्या लैक ओपेरॉन कैटाबोलिक पाथवे में प्रेजेंट होता है, क्या लैक ओपेरॉन कैटाबोलिक पाथवे में प्रेजेंट होता है, क्या इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेगुलेशन होता है, निगेटिव रेगुलेशन किससे होगा, मतलब रिप्रेशर से, और पॉजिटिव रेगुलेशन कैप से, जो हमें नहीं पढ़ना, बात होगी कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन से, कैप से, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट, क्या ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को हमने बोला था कि वो फीडबैक इनहिबिशन दिखाता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट का लेवल सर्टेन लेवल से ज्यादा हो जाए तो वही इनहिबिटर की तरह काम करता है। क्या ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर की तरह काम करता है, जो इनएक्टिव रिप्रेसर यानी एपो रिप्रेसर को एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट करता है, बोलो। ठीक है। क्या ये एनाबॉलिक पाथवे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछा, इन्हीं में से कुछ टेस्ट में आने वाला, जो भी पूछा जाए। तो क्वेश्चन पूछने से क्या, देखो अगर हम बात करें, जैसे मान लो क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स में मान लो मुझे मिला 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, उसमें मुझे पूरी जेनेटिक्स खत्म करनी है, सपोज ऐसे समझो, तो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। और टू द पॉइंट शायद अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसे ऐसे पूछता जाऊं तो शायद एक लेक्चर में मॉलिक्यूलर खत्म कर दूं और एक लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ इनर्टेंस खत्म कर सकता हूं।
तो क्रैश कोर्स उसके लिए बेनिफिशियल होता है जिसका टॉपिक रेडी है, जिसको पता है हाँ ये कहाँ चल रहा है। अभी भी जिसको याद नहीं है, जिसने रिवाइज नहीं किया, उसको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या चल रहा है। लेकिन जिनको ये टॉपिक याद हो चुका, वो समझ रहे हैं कि कहां से कौन सा पॉइंट कोरिलेट हो रहा है। और यही आपको करना, हर टॉपिक में ही कहानी है। आप पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कहां से क्या क्वेश्चन बनता है। और सपोज एक क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो वो हर बार ऐसा हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन आएगा अपने को नहीं पता है, तो उसके पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। सेट पैटर्न है, अगर वो सेट पैटर्न रेडी है अपना, तो सिलेक्शन हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जीनोमिक चेंज की बात हो रही थी, जीनोमिक चेंज, म्यूटेशन, क्या उसके लिए अब कुछ ये पूछने लगे क्रैश कोर्स होगा? अरे मैंने एज एग्जांपल लिया बेटा, होगा नहीं होगा तो सब सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। इस बार हो ही रहा है क्रैश कोर्स, तो आपके टाइम पे क्या होगा वो बात की बात करेंगे, है ना। तो पॉइंट पर आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं म्यूटेशन के बारे में, तो जीनोमिक चेंज में जब अपने यूप्लॉइडी वगैरह की बात की थी, क्रिटिकल जो हेक्साप्लॉइड था उसमें एन की वैल्यू 23/56 था, उसमें आधा कर लो, और एक्स की वैल्यू 7। अब देखो हेक्साप्लॉइड में तो 42 था ना बेटा, हेक्साप्लॉइड वीट में 42 था, ऑक्टाप्लॉइड में 56 था। एन पूछूं तो आपको इसका आधा करना, और एक्स दोनों में 7 है। क्रोमोसोम के नंबर को डबल करने के लिए किसको यूज में लाते हैं? कोल्चिसिन, राइट। क्रोमोसोम के नंबर को डबल करना है तो कोल्चिसिन को यूज में लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम जैसी बात हमने की थी। मोनोसोमी का एग्जांपल इसमें से कौन सा था? टर्नर सिंड्रोम 2n-1 और 2n+1 कर दूं तो ट्राइसोमिक। एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल। ठीक है। इलीगल क्रॉसिंग ओवर को क्या बोलेंगे? इलीगल क्रॉसिंग ओवर को ट्रांसलोकेशन। ठीक है। एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन। सीएमएल, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, किसका एग्जांपल है? ट्रांसलोकेशन का। अगर क्रोमोसोम के पर्टिकुलर सेगमेंट में 180 डिग्री का रोटेशन हो जाए, क्या बोलेंगे? इन्वर्जन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल डिलीशन का एग्जांपल बताओ। टर्मिनल डिलीशन का क्राइडोचैट, और डिलीशन किस क्रोमोसोम से रिलेटेड था? शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम, है ना। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ। ठीक है, नेक्स्ट बताना आपको, अगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे को रिप्लेस कर रहा है तो क्या ये बेस सब्स्टिट्यूशन है? अगर प्यूरिन को प्यूरिन या पैरामिडिन को पैरामिडिन रिप्लेस कर रहा है तो क्या ये ट्रांजिशन? और प्यूरिन को पैरामिडिन या पैरामिडिन को प्यूरिन रिप्लेस करे तो ट्रांसवर्जन। और जहां पे नाइट्रोजन में इसका एडिशन या डिलीशन पढ़ेंगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसका एग्जांपल थैलेसीमिया था। एक या दो नाइट्रोजन बेस का एडिशन या डिलीशन होगा तब तो फ्रेम शिफ्ट होगा, लेकिन अगर 3 का एडिशन या 3 का डिलीशन होगा तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। कैसे ये बात हो चुकी है, याद है? पॉइंट म्यूटेशन, स्पेशली ट्रांसवर्जन का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल थैलेसीमिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर किसको बोलेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो भी आपने डिसऑर्डर जेनेटिक्स में पढ़ा, मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसके लिए रिस्पांसिबल जीन म्यूटेशन हो। जीन म्यूटेशन और जितने भी एग्जांपल है ना, सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है। यानी क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हमने पढ़ा था, मैं अगर आपसे बोलूं, याद होगा डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से थे, और इनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। और जहां भी जीन में चेंज होने की वजह से डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, यानी इनको छोड़ करके
सब कौन से थे? मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें कुछ एग्जांपल आपको याद भी होगा, पढ़ा भी है, 3 एग्जांपल का याद ही होगा जो पढ़ा था हम लोग, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद आपने पढ़ा था सीडो रिकेट, जो भी था आपने पढ़ा था, जीन से रिलेटेड था। थैलेसीमिया आपने पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया, ये सब मेंडेलियन। सिस्टिक फाइब्रोसिस बिल्कुल सही, एल्बिनिज्म ये भी है बिल्कुल। तो ये सारे किसमें आएंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएंगे। हीमोफीलिया बिल्कुल, कलर ब्लाइंडनेस सब है। बोलो सही है। VNTR, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने पढ़ा था, बताओ VNTR हमारे जीनोम के फंक्शनल पार्ट में प्रेजेंट है, नॉन फंक्शनल पार्ट में? नॉन फंक्शनल, ठीक है। मिनी सैटेलाइट बोलेंगे या माइक्रो सैटेलाइट बोलेंगे? मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट? मिनी सैटेलाइट, बिल्कुल सही, मिनी सैटेलाइट। अच्छा, माइक्रो सैटेलाइट, क्या STR को माइक्रो सैटेलाइट बोलेंगे? VNTR को कट करके जब हमने जेल में ट्रांसफर कर दिया तो डिफरेंट लेंथ होने की वजह से बैंड का पोजीशन अलग अलग था, उसके लिए टर्म यूज किया था RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या हमारे जीनोम में मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं? लेस देन 2% फंक्शनल था, ठीक है। नेक्स्ट, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए या पैटर्निंग टेस्ट के लिए करते हैं? नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें जाने से पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सीक्वेंस क्या था? आप बताओ, साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या हम डीएनए को जेल से नैनोन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए था? प्रोटीन के लिए। और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो डीएनए प्रोब था, क्या वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था टैग विथ रेडियो आइसोटोप? ठीक है। नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को लोड किधर करते हैं? वेल में, या जिधर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? जिधर नेगेटिव, क्योंकि डीएनए भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। जेल में डीएनए जो जितना नीचे होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना कम, और जितना ऊपर होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा, ठीक है। क्या जो जेल में बैंड हमें दिखेंगे वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में और इथिलियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में दिखेंगे? किस कलर के? ऑरेंज कलर के, बिल्कुल सही। जेल को कट करके डीएनए को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? इल्यूशन। जेल को कट करके बाहर, इल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंदर तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या इसको मेगा प्रोजेक्ट बोल सकते हैं? 13 साल तक चला ये प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग के लिए। कौन सा क्रोमोजोम है जिसकी सीक्वेंसिंग सबसे लेट हुई है? फर्स्ट 2006, मई 2006 में आगे कंप्लीट हुआ। मैक्सिमम जीन किस पे प्रेजेंट है? फर्स्ट पे। मिनिमम? मिनिमम वाई पे, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल जीन हमारे अंदर कितने थे? 30,000। नेक्स्ट, आपसे ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ और कंप्लीट कब हुआ? तो 1990 और 2003 बताना है ना, बिल्कुल। 13 सालों तक ये प्रोजेक्ट चला था। नेक्स्ट, कितना फंड लगा था? 9 बिलियन यूएस डॉलर, 9 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट, को अगर मैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों की सीक्वेंसिंग करता हूं तो इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों की सीक्वेंसिंग करता हूं तो क्या सीक्वेंस नोटेशन बोलेंगे? और सिर्फ फंक्शनल की सीक्वेंसिंग करूंगा तो फंक्शनल की एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है, ठीक है। हमारे अंदर क्या इस प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग की है? जो वेक्टर हमने इसमें यूज किया उसका नाम BAC और YAC, सही है। तो इस तरह से हमने रैपिडली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को रिवाइज कर लिया। अब मैं
थोड़ा बायोटेक की भी बात आपसे कर लेता हूँ, अभी पढ़ा है, याद भी होगा, एटलीस्ट टेक्निक वाला पॉइंट डिस्कस कर लें। ठीक है, तो आप बताओ, टेक्निक वाले में आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, डीएनए को पर्टिकुलर पोजीशन पे कट करना तो किसको यूज में लाएंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। क्या ये वायरस से डिफेंस प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया में? क्या ये खुद के डीएनए को भी कट करता है? खुद के डीएनए को ये कट ना कर पाए इसलिए क्या उसका रेस्ट्रिक्शन साइट मिथाइलेटेड होता है मिथाइलेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, ई को R1 किससे आइसोलेट किया गया था? ई कोलाई से। ठीक है, और पूरा नाम ई कोलाई RY13। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो क्या ई जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीओ स्पीसीज को, आर स्ट्रेन को, और नंबर जो था वो सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन को। ई को R1 का रेस्ट्रिक्शन साइट क्या GAATTC है? क्या ये स्टैगर्ड कट करता है जी और ए के बीच में? डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ना है तो किस एंजाइम को यूज में लाएंगे? लाइगेज। डीएनए से डीएनए बनाना तो डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए से डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सीडीएनए क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से मिला? सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसमें इंट्रॉन नहीं था। सेल तोड़ना है बैक्टीरियल सेल को तो क्या लाइसोजाइम। प्लांट सेल के लिए सेलुलोज और पेक्टिनेज की बात हो रही है। ठीक है, अगर हमें प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना तो कौन सा डायरेक्ट मेथड यूज में लाएंगे? प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कौन सा डायरेक्ट मेथड, नॉट इनडायरेक्ट, जीन गन मेथड, जीन गन मेथड। डायरेक्ट मेथड बोल रहा हूं, जीन गन मेथड, राइट? डायरेक्ट मेथड बोल रहा हूं जिसमें गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल को यूज में लाएंगे। और अगर बोलूं कौन सा इनडायरेक्ट, दैट मींस प्लाज्मिड को यूज में लाएंगे तो टीआई प्लाज्मिड। क्या इसका सोर्स एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस है? क्या इसको एज ए वेक्टर यूज करने के लिए इसको डिसआर्म्ड करना पड़ेगा? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट, क्या टीआई प्लाज्मिड का टी डीएनए केवल ट्रांसफर होकर जाता है? टी डीएनए ट्रांसफर होकर जाता है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए जब हम सेलेक्टेबल मार्कर को यूज में लाते हैं तो वो एंटीबायोटिक जीन, या आपने बोला था वो गैल जीन की बात कर रहे थे, क्या एम्पीसिलिन के बिहाफ पर, एम्पीसिलिन के बिहाफ पर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर लिया और गैल जीन के बिहाफ पर या जेड जीन के बिहाफ पर हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट कर लिया? जो ब्लू कलर दे रहा था वो नॉन रिकॉम्बिनेंट और जो कलरलेस है व्हाइट है वो रिकॉम्बिनेंट है। उस रिकॉम्बिनेंट के नंबर को इंक्रीज कराने के लिए क्या हमने बायोरिएक्टर की बात कर ली? बायोरिएक्टर सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराया, उससे जो प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए किससे गुजारना होगा? उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से, जिसमें वो सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, क्लिनिकल ट्रायल, प्रिजर्वेटिव को ऐड करना ताकि जल्दी खराब ना, वो सारी बातें आएंगी, पैकेजिंग वगैरह, और फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएंगे। डीएनए को एम्पलीफाई कराने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, नाम था पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीपल चॉइस सिलेक्शन है पॉलीमर। 3 स्टेप था, पहला, दूसरा डीनेचुरेशन, एनाइलिंग और एक्सटेंशन। डीएनए की डोनेशन का दूसरे से अलग होना, डीनेचुरेशन, प्राइमर का जुड़ना, प्राइमर का जुड़ना, एनाइलिंग, और फिर डीएनए बन जाना इन द प्रेजेंस ऑफ टैग पॉलीमरेज, एक्सटेंशन था, राइट? रैपिड एम्प्लीफिकेशन कराना है तो पीसीआर, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियन से कट करने के बाद उसको मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अलग करना है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट?
तो ये आपका टेस्ट का सिलेबस है और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने ये जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर आपको पता है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा अगर आपके पास जवाब है, तो मतलब आपका सिलेबस तैयार है, आप टेस्ट दे सकते हो। और इस तरह से आपको पता चल गया। मैंने काफी स्पीडली आपसे क्वेश्चन पूछा, इतनी स्पीड में भी अगर आप एक्यूरेसी के साथ जवाब दे रहे हो, दैट मीन्स पेपर अच्छा ही जाएगा और आप अच्छा ही करोगे, जिन्होंने जवाब दिया है ना। तो ओके, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आपको जो भी डाउट होगा आप LN प्लस पे बेटा पूछ सकते हो, है ना। और हो सकता है कि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो, जब भी हो, वो तो आप जो पूछ रहे हो बेटा वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे डिपेंड करता है कि क्या कब शुरू होगा, तो उस पर वो सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। तो हो सकता है उस टाइम हम लोग आपसे मिले भी आपकी बिल्डिंग में, अगर जहाँ क्लासेस चल रही हो, और फिर उस टाइम पे कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। LN प्लस पे आप रेगुलर जुड़े होंगे, तो कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ से मेरे से पूछ सकते हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। ओके, बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।